नमस्कार। आज हम एक ऐसी आवाज के सफर पर निकल रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं बॉलीवुड संगीत के एक पूरे दौर को अपनी पहचान दी। उदित नारायण। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश है जिसका टाइटल है उदित नारायण, बॉलीवुड की सुनहरी आवाज। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि स्क्रिप्ट के जरिए उदित जी के करियर के जो अहम पड़ाव रहे हैं, उनकी जो कमाल की उपलब्धियां हैं और संगीत की दुनिया में उनकी जो छाप है, उसको थोड़ा और समझें। शुरुआत करें उनके जन्म से। तो 1 दिसंबर 1955 नेपाल में उनका जन्म हुआ। हाँ, और ये बात अपने आप में काफी दिलचस्प है ना। मतलब नेपाल में जन्म लेकर फिर यहाँ हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाना, शिखर तक पहुँचना, बिल्कुल ये सिर्फ उनकी प्रतिभा या मेहनत ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि शायद उस दौर में भारतीय संगीत इंडस्ट्री कितनी खुली थी सही बात है। कि बाहर से आई प्रतिभा को भी यहाँ न सिर्फ मौका मिला, बल्कि उसे इतना सराहा गया, इतना प्यार मिला। ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा यकीनन। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट में जिक्र है कि उन्होंने शुरुआत की थी नेपाली और मैथिली गानों से। बचपन से ही गाने का शौक था, लोकल लेवल पे गाते भी थे। पर सपना तो बड़ा था, हिंदी फिल्मों में गाने का। और इसी सपने के साथ वो 1970s के आखिर में मुंबई आ गए। सोचिए, उस वक्त मुंबई आना, हजारों लोग रोज आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। और वो भी उस समय जब सोचिए कौन कौन गा रहे थे। किशोर कुमार थे, रफ़ी साहब का असर तब भी जबरदस्त था, और भी कितने बड़े गायक थे। हाँ, ऐसे माहौल में अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। ये सिर्फ आवाज की बात नहीं थी, अपनी एक अलग पहचान बनाने की लड़ाई थी। स्क्रिप्ट शायद उनके शुरुआती स्ट्रगल के बारे में ज्यादा नहीं बताती, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं मुश्किल रहा होगा वो दौर। मौकों की तलाश, खुद को साबित करने का प्रेशर। सही कहा। वो संघर्ष तो रहा ही होगा। लेकिन फिर आया साल 1988 और एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ हिंदी सिनेमा का बल्कि उदित नारायण की किस्मत का भी जैसे रुख बदल दिया। कयामत से क्यामत तक। हाँ, और उसका गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अरे वो गाना तो जैसे एक फिनोमिनन बन गया था। बिल्कुल। आमिर खान का वो मासूम चेहरा हाँ, और पर्दे पर उदित जी की वो ताजगी भरी आवाज, जैसे हर नौजवान की कहानी हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पापा कहते हैं सिर्फ एक गाना नहीं था, वो उस वक्त के यूथ की उम्मीदें, उनके सपने, थोड़ी सी वो जो अनसर्टेनिटी होती है, उसका सिंबल बन गया। हाँ हाँ। कॉलेज फेस्ट हो या गली नुक्कड़, हर जगह वही गाना। इसने उदित नारायण को रातों रात एक जाना पहचाना नाम बना दिया। पर यह भी ध्यान देना जरूरी है, शायद स्क्रिप्ट भी इशारा करती है कि उसी एल्बम के जो दूसरे गाने थे, जैसे ए मेरे हमसफर। हाँ, ए मेरे हमसफर, गजब का है दिन, इन्होंने उनकी रोमांटिक साइड को भी सामने लाया। इससे ये साबित हुआ कि वो सिर्फ जोशीले गाने नहीं, बल्कि बहुत नर्म, रोमानी गाने भी उतनी ही खूबसूरती से गा सकते हैं। यहीं से उनकी वर्सेटैलिटी की शुरुआत हुई। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर आया 90s का दशक और 2000 का शुरुआती साल। ये वो दौर था जब उदित नारायण की आवाज सचमुच हर तरफ थी। आप उस वक्त की कोई भी बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म उठा लीजिए, उसमें उदित जी का गाना मिलना लगभग तय था। शाहरुख खान के लिए तो जैसे उनकी आवाज एक ट्रेडमार्क बन गई थी। हाँ, बिल्कुल। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, डीडीएलजे। फिर आमिर खान के लिए राजा हिंदुस्तानी, लगान। सलमान खान के लिए भी कितने हिट्स दिए। वीर ज़ारा, उसका म्यूजिक तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये उनके करियर का पीक था, इसमें कोई शक नहीं। उनकी आवाज की खासियत देखे ना, तो उसमें एक अलग सी ताजगी थी, एक खनक थी। वो उस दौर के जो दूसरे मेल सिंगर्स थे उनसे अलग थी। जहाँ कुछ आवाजों में शायद थोड़ी गंभीरता ज्यादा थी, उदित जी की आवाज में एक यूथफुलनेस, एक शरारत, एक भोलापन सा झलकता था। हाँ बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज उस वक्त के यंग स्टार्स पर, खासकर आमिर और शाहरुख के जो शुरुआती रोमांटिक रोल्स थे, उन पर इतनी फिट बैठती थी। लगता था जैसे किरदार खुद गा रहा है। ये सिर्फ आवाज का मैच नहीं था, ये उस समय के सिनेमा के मूड का भी मैच था। और ये भी जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने लगातार चार्ट बस्टर्स दिए। उनका सक्सेस रेट कमाल का था। हाँ, और उस सक्सेस में एक बड़ा हाथ, एक बड़ी वजह उनकी जोड़ी का भी था। अलका याग्निक के साथ उनकी जोड़ी, उसे कैसे भूल सकते हैं। ओह, बिल्कुल नहीं। क्या कमाल की केमिस्ट्री थी दोनों की आवाजों में। ऐसा लगता है 90s के रोमांटिक गानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं दोनों ने गाया है। बिल्कुल, अनगिनत हिट्स। मुझे याद है फिल्म में कोई भी रोमांटिक सिचुएशन आती थी, लगता था बस अब इन्हीं दोनों का गाना आएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है उनके करियर का। उदित नारायण और अलका याग्निक की जोड़ी यकीनन बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल और सबसे पसंदीदा गायन जोड़ियों में से एक है।
उनकी आवाज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थीं। उदित जी की आवाज़ में जहाँ वो एक खुली, थोड़ी शरारती सी अभिव्यक्ति थी, वहीं अलका जी की आवाज़ में एक नज़ाकत, एक मिठास थी। हाँ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा जादू पैदा करता था जो सीधे दिल में उतरता था। संगीतकारों ने भी इस केमिस्ट्री को खूब पहचाना और इस्तेमाल किया। नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, कितने ही बड़े कंपोजर्स ने इस जोड़ी से यादगार गाने गवाए। ये पार्टनरशिप सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं थी, ये उस दौर के म्यूजिक की पहचान बन गई थी। और जाहिर है जब कोई कलाकार इतनी सफलता पाता है, इतना पॉपुलर होता है, तो सम्मान और पुरस्कार भी मिलते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि उन्हें कई बड़े अवार्ड्स मिले, जिनमें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 5 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं उनके टैलेंट और उनके इम्पैक्ट के बारे में। बिल्कुल, इन अवार्ड्स का अपना महत्व है। खास तौर पर 4 बार नेशनल अवार्ड जीतना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। नेशनल अवार्ड्स को आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का पैमाना माना जाता है। ये दिखाता है कि उनकी गायकी को सिर्फ कमर्शियल सक्सेस ही नहीं मिली, बल्कि क्रिटिक्स ने, जूरी ने भी उनकी कला की गहराई को पहचाना। और वहीं 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी और इंडस्ट्री में उनके दबदबे को दिखाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर पॉपुलर चॉइस होते हैं। हाँ, तो ये अवार्ड्स बताते हैं कि उन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में महारत हासिल की थी। अगर हम उनकी आवाज़ पर थोड़ा और ध्यान दें, जैसा आपने कहा, उसमें एक फ्रेशनेस थी, एक युवापन था। और कमाल की बात यह है कि ये युवापन उनकी आवाज़ में बहुत लंबे समय तक रहा। आज भी उनके 90s के गाने सुनते हैं तो वही ताजगी महसूस होती है। हाँ, सही कहा। ऐसा लगता है जैसे आवाज़ की उम्र बढ़ी ही नहीं, और उसमें एक सादगी, एक ईमानदारी भी थी, जो सीधे सुनने वाले से कनेक्ट करती थी। हाँ, ये एजलेस क्वालिटी जो है वो उनकी आवाज़ का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रही है। टेक्निकली भी देखें तो उनकी आवाज़ में क्लैरिटी थी, हर शब्द साफ सुनाई देता था, पिच रेंज भी अच्छी थी, ऊंचे सुर भी आसानी से लगाते थे बिना किसी स्ट्रेन के। लेकिन टेक्निकलिटी से ज़्यादा उनकी आवाज़ में एक इमोशनल सच्चाई थी। चाहे खुशी का गाना हो, दर्द का हो या शरारत भरा, वो उस इमोशन को अपनी आवाज़ से पहुंचा देते थे। शायद म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी यही क्वालिटी पहचानी और उन्हें हर तरह के गाने दिए, और उन्होंने हर गाने के साथ जस्टिस किया। ये सिर्फ मिठास नहीं थी, ये इमोशंस को आवाज़ देने की काबिलियत थी। और यही सब बातें मिलकर उदित नारायण की एक लेगेसी बनाती हैं, एक स्थायी विरासत। आज वो सिर्फ एक गायक नहीं है, वो सुर, भावना और उस दौर के रोमांस का प्रतीक बन गए हैं। उनके गाने आज भी जनरेशन सुनती हैं, गुनगुनाती हैं। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, उनके गानों में कुछ तो है जो आज भी अपील करता है। जैसे स्क्रिप्ट में वीर ज़ारा के गाने मैं यहाँ हूँ यहाँ का जिक्र है। वो लाइन जैसे उनकी आवाज़ की मौजूदगी का ही एहसास कराती है। उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में, उनकी प्लेलिस्ट में जिंदा है। वो वाकई एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी आवाज़ ने एक पूरे युग को डिफाइन किया। ये विरासत बहुत मजबूत है, बहुत गहरी है। और सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है उनकी आवाज़ में, उनके गानों में, जो उन्हें इतना टाइमलेस बनाता है। शायद ये उस दौर के संगीत की जो मेलोडी थी, जिसमें उदित जी का बहुत बड़ा हाथ था। शायद ये उनकी आवाज़ की वही सिंप्लिसिटी और इमोशनल अपील है जिसकी हम बात कर रहे थे। या शायद ये उन गानों की बेहतरीन कॉम्पोजिशन और लिरिक्स है जिन्हें उनकी आवाज़ ने अमर बना दिया। हो सकता है। चीज़ों का मिला जुला असर है। उनकी आवाज़ 90s और 2000s के बॉलीवुड साउंड का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई। इसलिए जब भी हम उस दौर को याद करते हैं, उनकी आवाज़ अपने आप जहन में गूंजने लगती है। यही पहचान उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे नेपाल से शुरू हुआ एक सपना मुंबई आकर साकार हुआ। क़यामत से क़यामत तक ने वो पहचान दी जिसकी हर कलाकार को तलाश होती है। फिर 90s और 2000s में उनका ऐसा दौर आया जब उनकी आवाज ने बॉलीवुड म्यूजिक पर, कहना चाहिए, राज किया। अलका याग्निक के साथ उनकी जोड़ी ने रोमांटिक गानों को नई डेफिनेशन दी। नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स जैसे सम्मानों ने उनकी कला पर मोहर लगाई। और आखिर में उन्होंने एक ऐसी म्यूजिकल लेगेसी छोड़ी है जो उन्हें हमेशा एक युग को परिभाषित करने वाली आवाज के तौर पर याद रखेगी। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत एक दिलचस्प सवाल पर आकर रुकती है, जिस पर सुनने वाले भी सोच सकते हैं कि आखिर कुछ आवाज़ें किसी खास दौर की पहचान क्यों और कैसे बन जाती हैं। क्या सिर्फ टैलेंट काफ़ी होता है, या फिर सही समय पर सही मौका मिलना? उस वक्त का सिनेमा कैसा था, म्यूजिक डायरेक्टर्स का विजन क्या था, सुनने वालों की पसंद क्या थी, इन सब का कितना बड़ा रोल होता है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है। उदित नारायण के केस में देखें तो लगता है जैसे इन सभी फैक्टर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म सा बन गया था। उनका यूनिक टैलेंट, उन्हें सही समय पर बड़ा ब्रेक मिला, उस दौर का म्यूजिक मेलोडी वाला था जो उनकी आवाज को सूट करता था, और सबसे बढ़कर ऑडियंस ने उनकी आवाज को सिर आंखों पर बिठाया। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर ही शायद किसी कलाकार को लेजेंड बनाते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये केमिस्ट्री काम कैसे करती है। वाकई प्रतिभा, समय और संयोग, इसी का संगम शायद किसी को कालजयी बनाता है। और ये विस्तृत बातचीत उस वीडियो स्क्रिप्ट सारांश पर आधारित थी जिसने हमें उदित नारायण के इस शानदार संगीत सफर के मुख्य पड़ावों को समझने में